नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राजन पे। मैं राजन कुमार। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब आर्थिक परिदृश्य में पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट आप लोग वीडियो अगर देख लिए हो तो इस सीरीज को आगे बढ़ाइए, सेकंड सीरीज देखिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट सीरीज नहीं देखे हो, फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, तो उसको देख के ही सेकेंड पार्ट देखिए। हम इसमें क्या किए हैं, कवर किए हैं कि आपको जनवरी से मई तक करंट अफेयर मिलेगा आपको, जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियुक्ति इस तरह से, मतलब एक बार जनवरी से मई तक राष्ट्रीय खत्म कर दिए तो उसके बाद फिर जनवरी से मई तक अंतर्राष्ट्रीय देख रहे हैं। इस तरह से हमारा 5 माह का करंट अफेयर एक साथ मिलेगा आपको। लगभग में 10-12 वीडियो होगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा। इसके बाद जो भी मंथली प्रतियोगिता दर्पण आएगा उसको हम आपको करा देंगे साथ साथ, और जब एग्जाम आएगा तो वार्षिकी ऐड करके आपको दे देंगे, ताकि प्रतियोगिता दर्पण से जो भी क्वेश्चन आए वो छूटे नहीं। इसके साथ साथ जो स्टैटिक्स जीके हमारा कवर होता है प्रतियोगिता दर्पण से, वो कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को प्रतियोगिता दर्पण और जो भी कराते हैं लोग यूट्यूब पे, उन लोग से थोड़ा अलग मिलेगा, क्योंकि हमारे बताने का, हमारे पढ़ने का स्टाइल कुछ अलग है। हम यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन करके ले आते हैं। आप भी कीजिएगा इकोनॉमिक्स में, इसको ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट न्यूज क्या है, 2020-21 की चौथी द्वैमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर सहित प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मौद्रिक नीति कौन, तो द्वैमासिक। इसका मतलब भारत में मौद्रिक नीति जो है कितने माह पे जारी होते हैं, तो 2 माह पे। ठीक है, और विकास रिपोर्ट जो होता है जारी सीएसओ के द्वारा जारी कर किया जाता है, वो 3 माह पे होता है, आर्थिक विकास रिपोर्ट। लेकिन जब मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा कि मौद्रिक नीति जो होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से राजकोषीय जो नीति होता है उस सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा मुख्य रूप से जारी किया जाता है। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर होता है। ठीक, तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, 2 माह पे जारी किया जाता है। तो उसी तरह से चौथी जो द्वैमासिक रिपोर्ट है उसमें सभी दरें क्या है, अपरिवर्तित है। अब रहा हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। बैंकिंग छोड़ के आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें आपको जब एग्ज़ाम देने जाइएगा उसके मतलब जस्ट जो भी रेट होगा उसको देख लीजिएगा। हर रेट को याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत कम पूछे जाने की संभावना यहाँ पर होती है। हाँ, तो अब पूछे क्या जाएंगे, तो पूछे ये जाते हैं आपकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, करंट का नहीं, इकोनॉमिक्स में करके पूछा जाएगा कि बैंक दर क्या है, सीमांत अस्थायी सुविधा क्या है, नगद आरक्षण अनुपात क्या है, स्वार्थिक तरलता अनुपात क्या है, उसी तरह रेपो दर क्या है, जो रिवर्स रेपो दर क्या है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो आपको ये सब पता होगा, नहीं तो हम थोड़ा सा रफली बता दे रहे हैं। मेरे इकोनॉमिक्स जब हम बताएंगे लुसेंट का तो उसमें इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है बैंक दर, आप लोग सब जानते होंगे बैंक दर क्या है। आरबीआई जिस दर पे अदर बैंकों को उधार देती है उसी को बैंक दर कहते हैं। सेम होता है रेपो दर, आरबीआई के द्वारा जिस दर पे अदर बैंकों को जो उधार दिया जाता है वही होता है रेपो दर। सेम परिभाषा, बैंकिंग दर हो गया, रेपो दर हो गया। लेकिन अंतर क्या होता है, अंतर यही होता है, यही क्वेश्चन पूछता है कि बैंक दर और रेपो दर में क्या अंतर है। तो बैंक दर जो है लघुकाल के लिए लगभग 24 घंटे के लिए, और रेपो दर दीर्घकाल के लिए। तो यही अंतर है दोनों में। उसी तरह से रिवर्स रेपो दर जो होता है वो क्या होता है दोस्त, कि आरबीआई जिस दर पे अदर बैंकों से उधार लेती है, आरबीआई के पास वित्त का कमी हो गया या मार्केट को कंट्रोल करना है, ठीक, तो आपको जिस दर पे उधार लेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो दर कहेंगे। इसमें मार्केट को कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है, दर को घटाना बढ़ाना, जिससे मार्केट कंट्रोल रहे, ब्याज आपको मार्केट में पैसा अधिक न रहे, पैसा कम ना पड़े, इसलिए इस दर को परिवर्तित किया जाता है। इससे किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स का विषय इकोनॉमिक्स में देखेंगे। यहाँ आगे बताते रह जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, और केवल इसी को बताएंगे। तो हम लोग अभी करंट पढ़ रहे हैं, आप लोग लुसेंट का देख लीजिएगा, उसमें भी चर्चा किया है, हम उसी को करा देंगे। नहीं तो अदर से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको हम अपने यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। चलिए, तो यहाँ से जो हमारा निकला वो निकला कि मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है कितने माह, 2 महीना पर। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा जारी किया जाता है,
ठीक है। उसी तरह से आर्थिक विकास दर जो जारी होता है 3 माह पे, उसको कौन जारी करता है, तो उसको सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, चलिए इस तरह से ये न्यूज़ हमारा कवर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपको है कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द। बस आपको इतना ही याद रखना है कि कौन सी सहकारी बैंक जो है उसका लाइसेंस रद्द हो गया, तो कराड़ जनता सहकारी बैंक। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सहकारी बैंक होता क्या है। तो सहकारी बैंक में क्या होता है कि समूह होता है और उसमें ग्रुप होता है 10, 20, 25 आदमी, वहीं लोग मिल के बैंक की स्थापना कर लेंगे, उसका लोन का कंट्रोल करेंगे, जिसको मन करेगा उसको लोन देंगे। आरबीआई के कंट्रोल में रहता है बैंकिंग अधिनियम के तहत, लेकिन उतना नहीं जितना अन्य बैंक रहते हैं। अब भारत में जो है सहकारी बैंक 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है केंद्रीय सहकारी बैंक, एक होता है राज्य सहकारी बैंक, एक जो होता है आपको स्थानीय स्तर पर सहकारी बैंक। तो जो राज्य सहकारी बैंक होता है वो राज्य स्तर पर होते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो केंद्रीय सहकारी बैंक होता है वो जो होता है आपको जिला स्तर पर, और स्थानीय जो होता है ग्राम स्तर पर होगा, ठीक है, पंचायत स्तर पर होगा। इस तरह से सहकारी बैंक 3 स्तरीय होता है। इस बात को आप लोग को जानना जरूरी था। केंद्रीय सहकारी बैंक में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि वो केंद्रीय तो देश लेवल पर ना, जिला लेवल पर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं दोस्त। हाँ, अब जो है आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज है जो आप लोग को जानना है। जैसे बैंक में हम लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख जमा करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई बैंक अचानक से बंद हो जाए तो किसको कितना रुपया मिलेगा। ठीक, तो पहले जो था इस साल के बजट के पहले तक आपको 1-1 लाख रुपए मिलता था, लेकिन इसी साल बढ़ा के क्या किया गया, 5 लाख कर दिया गया है। ठीक, तो आप कितना भी पैसा जमा कर दीजिएगा, आप बैंक अगर बंद होते हैं तो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। पहले जो था ये राशि 1 लाख तक था। बस इसको इतना ही आपको याद रखना है। ठीक, चलिए लक्षद्वीप पूर्ण जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि लक्षद्वीप जो है पूर्ण जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब राज्य कोई और है। तो पहला राज्य जो है वो है आपको सिक्किम, जो 2016 में पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य घोषित किया गया था। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप होता है। कौन सा होता है, लक्षद्वीप होता है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। आप लोग को जानते हैं कि ये आपका हमारा भारत रहा, भारत का परिधिपटा रहा। और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप इधर है, छोटा सा बूंदा के रूप में है यहाँ पे। ये रहा हमारा परिधीय भारत, और यहाँ पे लक्षद्वीप है आपको छोटे छोटे बूंदा के रूप में। ठीक, तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। उसी तरह से आपको इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाली खाड़ी में, तो ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में जीडीपी में शुक्लन 8% ही रहने का एडीबी का दिसंबर 2020 का ताज़ा अनुमान। सितंबर 2020 में यह अनुमान 9% शुक्लन का था। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग करंट पढ़ते हैं तो इस तरह के न्यूज आर्थिक घटनाक्रम में बहुत ही सुनते हुएगा। रट्टा मार मार के क्या हुआ होगा, दिमाग खराब हो गया होगा, फिर भी कन्फ्यूजन ही रहता है। तो इस प्रकार की एक बात जान लीजिए कि इस प्रकार की न्यूज याद करने वाला होता ही नहीं है। ठीक है, ये फालतू की न्यूज होता है। हाँ, हमको यहाँ पे क्या जानना है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर 100 एग्जाम दीजिएगा उसमें एक एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक, लेकिन आपको 3 महीना 2 महीना पर कब एडीबी का रिपोर्ट आएगा, कब आईएमएफ का, विश्व बैंक का, उसके बाद आपको विश्व आर्थिक समूह का, इसी तरह से बहुत सारा रिपोर्ट आता है। आरबीआई रिपोर्ट जारी करेगा, तो उस सबका जरूरत नहीं आता है। जो जरूरत होता है वो हम बता रहे हैं। क्या जरूरत होता है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे हमको जानना होगा एडीबी के, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में, सदस्य संख्या 67, स्थापना 1966 में। ठीक, और सदस्य संख्या 67 को। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे हमको क्या जानना है कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय मनीला। अब ये रिपोर्ट जो जारी करता है ना, उसको याद रखना होगा। उसको क्या याद रखना होगा, देखिए एशियाई विकास बैंक में एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि एशियाई विकास बैंक में सिर्फ एशिया के ही देश नहीं है, बल्कि ऑन कंट्री भी है, जर्मनी भी है, अमेरिका भी है, और भी बहुत सारी कंट्री है। तो इतना आप गलतफहमी मत पालिएगा कि एशियाई विकास बैंक में एशिया के ही कंट्री है। ठीक, एशिया में लगभग 50 से कम कंट्री है, लेकिन इसमें मेंबर कितने, 66।
खुद सोच लीजिए, ठीक। लेकिन एशिया बैंक का मुख्य जो काम करता धरता होता है वो जापान के इशारा पर होता है, याद रखिएगा, और जापान अमेरिका के इशारा पर चलता है। तो अगर मूल रूप से देखा जाए तो एशियाई विकास बैंक पर भी आपको विश्व बैंक की तरह अमेरिका का ही प्रभाव रहता है, क्योंकि फंडिंग वहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो जो आपको एशियाई विकास बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी करता है उसको हम लोग को याद करना जरूरी है। तो उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो रिपोर्ट का नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, मोस्ट VBI कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, एग्जाम में पूछता भी है, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक, ठीक है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो एशियाई विकास बैंक, ठीक है। उसी तरह से वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जो जारी करता है वो होता है IMF। IMF के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं, आप लोग उसको जरूर जाकर देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। नहीं तो ऐसे हम IMF के बारे में बता दे रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का नाम देता है, ठीक है। इसका जो हाल ही में एक नए मेंबर हुए हैं उसका नाम क्या है? अंडोरा नाम है, जिसकी राजधानी लावेला है, ठीक। और इसके जो कुल मेंबर जो हैं IMF के वो आपको अब हो गए हैं, कितने हो गए हैं दोस्त बताइए आप लोग, सोचिए, एक बार सोचने का मौका दे रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को। अब IMF के मेंबर हो गए हैं 190। 190 कौन है? तो अंडोरा है, ठीक है। अंडोरा जो है एक यूरोपियन कंट्री है। चलिए आगे हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखेंगे, फर्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा डिटेल से, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे हो गया, ये न्यूज़ हो गया, सिकोन वाला हो गया, बाकी सब कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने के लिए, हम गारंटी, लिखित गारंटी देते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन इतना ही यहाँ से बनेगा तब बनेगा, बाकी सब क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। कुछ यहाँ पे याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सब फालतू है, ठीक। याद करना ही नहीं है, याद क्यों कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत 2020 में छठी बड़ी अर्थव्यवस्था रहने के पश्चात 2025 में पुनः पांचवी बड़ी तथा 30 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, ब्रिटिश थिंक टैंक की रिपोर्ट। ये ब्रिटिश जो सरकार है, मतलब ब्रिटेन जो है, वहाँ की एक थिंक टैंक रिपोर्ट, जैसे हमारे यहाँ नीति आयोग है उसी का रिपोर्ट है कि भारत जो होगा तो 30 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। मतलब आपको चीन अमेरिका के बाद भारत, चीन अमेरिका के बाद भारत, ठीक। 25 तक पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जो आपको पछाड़ेगी। किसको पछाड़ेगी? इसको यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि IMF और विश्व बैंक का रिपोर्ट रहता तो आप यहाँ पे याद कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। 2000 मतलब पांचवी जब अर्थव्यवस्था बनेगी तो ब्रिटेन को यह पछाड़ देगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, और उसके बाद 2030 तक जापान को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक। तो 2030 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2025 तक पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश थिंक टैंक का ये रिपोर्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है, रफली आप लोग याद रख सकते हैं। जो हम VBI बोलेंगे उसको जरूर से जरूर आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का दिल्ली मेट्रो के तहत परिचालन। यहाँ पे मोस्ट VBI हो गई लाइन कि भारत में पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो दिल्ली मेट्रो में, ठीक है। अब इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो आपको कौन किए हैं? तो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इन्होंने उद्घाटन किया। और उसके बाद यहाँ पे जानते हैं कि भारत में पहला जो मेट्रो चला वो कोलकाता में चला, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम, यहाँ से न्यूज यही हुआ। नेक्स्ट जो न्यूज होगा दोस्त होगा ब्रिटेन के पश्चात ब्रेक्जिट के पश्चात ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच पहला व्यापार समझौता। अब इस पहला व्यापार समझौता हुआ दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में ब्रेक्जिट जो हुआ वो आपको कब हुआ? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 31 दिसंबर 2020 जो था, आपको 1 जनवरी 2020 को आपको अलग हो गया, 1 साल का संक्रमण काल था, और 31 दिसंबर 2020 को पूर्ण रूप से अलग हो गया, संक्रमण काल को पार करते हुए अलग हो गया, ठीक है। हस्ताक्षर हुए थे कि 1 जनवरी 2020 को ब्रिटेन क्या होगा? अलग हो जाएगा, ठीक। सॉरी 1 जनवरी नहीं, 31 जनवरी को 1 साल का आपको क्या था? संक्रमण काल था लगभग में, तो 31 दिसंबर को यह संक्रमण काल समाप्त हो गया। और उसके बाद आपको क्या हुआ? आपको 21 से
पूर्णतः अलग हो गया। 1 जनवरी 2021 से नए समझौता जो लागू होंगे वो आपको प्रभावी होंगे। यहाँ से पूर्णतः रूप से अलग हो गया है 1 जनवरी 2020 को। अतः दोनों देश के बीच व्यापार समझौता हुए हैं। व्यापार समझौता में क्या होगा कि एक दूसरे के यहाँ माल जो आएगा वो फ्री आएगा, ऐसे व्यापार समझौता हुए हैं। लोग को आवाजाही फ्री रहेगा, कुछ चीज़ों पर टैक्स लगेगा बस। तो उसको आप लोग को जानना नहीं है पीटी के लिए, बस इतना जानना है कि दोनों के बीच पहला व्यापार समझौता हुआ है। ब्रेक्जिट क्या है? तो ब्रेक्जिट जो है यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होना होता है। कब से अलग हुआ है? तो एक आपको 31 दिसंबर 2020 से अलग हुआ है, ठीक है, पूर्ण रूप से अलग हो गया। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा अब यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो अब यूरोपीय संघ में 27 सदस्य हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको नाटो लगभग में यूरोपीय संघ से संबंधित है, मतलब है नहीं, मतलब उससे पहले स्थापित हुआ था। नाटो का स्थापना 1949 को हुआ था, ठीक है, 1949 में हुआ था। आपको जितने भी पश्चिमी यूरोपीय कंट्री हैं, आपको यहाँ पे ये अमेरिका हो गया, इधर अमेरिका है, इधर पश्चिमी यूरोप है, इस सबके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए नाटो का स्थापना हुआ था, जिसमें अब हो गए हैं आपको 30 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। चलिए इतना आप लोग को जानना चाहिए। नॉर्थ मैसेडोनिया जो हुआ अंतिम मेंबर है नाटो का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ये बात याद रखिएगा लगभग में। तो कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। उसी तरह से यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वान डेर लायन है, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ से न्यूज़ जो कवर हो गया हमारा कंप्लीट न्यूज़ हो गया। हाँ, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है आपके लिए 2020 से 21 की चौथी तिमाही के लघु बचतों पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, लघु बचत दर कौन है? तो जितने अल्पकाल के लिए होते हैं, छोटी छोटी बचत हम लोग जमा करते हैं, उसी को लघु बचत कहते हैं। जैसे डाकघर में जमा करते हैं, या सरकार कोई स्कीम लाती है कि आप 10 रुपया 20 रुपये 100 रुपया 200 रुपये जमा कर दीजिए प्रति माह, और जमा कीजिएगा, कुछ दिन के बाद उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, सरकार भी योगदान करती है, तो उसको हम लोग लघु बचत कहते हैं। अब इसमें जो आते हैं वो आते हैं डाक बचत खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसी तरह 5 वर्षीय मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र, स्मृति सुकन्या स्मृति खाता, आवर्ती जमा योजना, ठीक है। ये सब आपको लघु में आता है। तो इसके ब्याज दर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल होता है, याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जो बता रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, संभावना रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। एक जो होता है किसान विकास पत्र, दूसरा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये आपको दो याद रखिएगा, बाकी सब लॉटरी याद रखिएगा कि ये लघु विकास बैंक है। ये दोनों का ब्याज दर आप याद रखिएगा। तो अभी जो ब्याज दर है वो आपको किसान विकास पत्र, ये जो है एग्जाम देने जाइएगा उसके पहले भी आता है रिपोर्ट इसका। तो अभी जो किसान विकास पत्र का ब्याज दर है वो आपको है 6.9। उसी तरह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज दर है वो 7.1 है। सब याद करने का प्रयास मत कीजिएगा, भूल जाइएगा। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो पीपीएफ जो है वो 7.1 है। उसी से किसान विकास पत्र जो है वो आपको 6.9 है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। आगे हम पढ़ते हैं जो आपके लिए होगा न्यूज, उसको देखते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, उड़ीसा कारोबार सुगमता सुधार करने वाला 7वां राज्य। यहाँ पे आपको ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स की तरह ये सब रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। जब राज्यों की रिपोर्ट आएगी तो उसको आप लोग देखिएगा, वहाँ पे वो जरूरी होगा, ठीक। यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 2020 से 21 की पहली छमाही में भुगतान संतुलन के चालू खाता में अधिकतम जीडीपी का 3.1%। अब देखिए ये जो है पहली छमाही का रिपोर्ट आया है, इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। जब वार्षिक रिपोर्ट आते हैं उसको जानने की आवश्यकता होती है। ये हमको इसमें कुछ चीज़ जानना पड़ेगा। वो क्या है? तो चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होते हैं, ठीक है, भुगतान संतुलन क्या होता है। इस 4 टर्म आप लोग को जानना होगा। आपको जब क्वेश्चन डिफिकल्ट करेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चालू खाता। तो चालू खाता देखिए, किसी देश के द्वारा किया गया व्यापार, मतलब निर्यात हो आयात हो व्यापार में, या से वस्तु का व्यापार हो गया निर्यात आयात, उसी तरह सेवाओं के व्यापार आयात निर्यात, और उपहार, 3 चीज़ को मिला के चालू खाता बनते हैं। मतलब कोई व्यक्ति गया कमाने, ठीक है, उनको उपहार मिला कुछ, या कमा के भेज रहे हैं, सेवाओं का व्यापार हुआ। उसी तरह से या भारत में कोई विदेशी है कि कमा रहा है, सेवा का व्यापार कर रहा है,
उसी तरह वस्तु का व्यापार हो रहा है तो सबको हम लोग क्या करेंगे, चालू खाता में जोड़ेंगे। उसी तरह से पूंजी खाता जो होता है दोस्त, पूंजी खाता में क्या किया जाता है कि मान लीजिए कोई कंपनी हमारे यहाँ निवेश की है, हमारी कंपनी कोई दूसरे जगह निवेश किया है, बॉन्ड प्राप्त किया, बॉन्ड से पैसा लाया, ठीक है, एफडीआई आया, इस सबको क्या करेंगे, पूंजी खाता में जोड़ेंगे। पूंजी खाता में व्यापार, सेवाओं और व्यापार के वस्तु के व्यापार को नहीं ऐड किया जाता है, उपहार को ऐड नहीं किया जाता है, बाकी सबको पूंजी खाता में ऐड किया जाता है। और पूंजी खाता और चालू खाता मिल के होते हैं भुगतान संतुलन। तो दोनों मिल के अगर भारत के पक्ष में रहा तो आपको अधिक तय हुआ, अगर घाटा में है तो भुगतान संतुलन क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। अब भुगतान बराबर रहा तो संतुलित होगा, ठीक है। मतलब अगर हमारा पूंजी खाता चालू खाता मिल के जितना आ रहा है, पूंजी खाता चालू खाता का मिला के जितना भारत को प्राप्त हो रहा है उससे अधिक चले जा रहे हैं तो नकारात्मक है, ठीक है। अगर उससे मतलब जितना आ रहा है उससे कम ही जा रहा है तो सकारात्मक है, और दोनों बराबर है तो संतुलित है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, जो विकसित विकासशील देश होते हैं उनके भुगतान संतुलन नकारात्मक होते हैं, याद रखिएगा क्या होता है, नकारात्मक होता है। तो आपको प्रवासी भारतीय उधर जो पैसा भेज जाता है उसको ऐड कर लेता है, सहायता मिलता है उसको ऐड करके सकारात्मक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इतना आप लोग को जानकर अच्छा लगा होगा ये चीज़ जान के। अब क्या होता है व्यापार संतुलन क्या होता है, तो व्यापार संतुलन जो होता है पूंजी खाता पे जो व्यापार होता है, जैसे वस्तु और सेवा का व्यापार जो होता है इसमें उपहार शामिल नहीं होता है, पूंजी खाता नहीं, सॉरी चालू खाता। चालू खाता में जैसे उपहार बोले हैं, व्यापार बोले हैं, वस्तु और सेवाओं का, तीन दोनों को मिला, वस्तु और सेवा का व्यापार और उपहार को मिला के आपका चालू खाता बना। तो उपहार को हटा दीजिए, आप पूंजी आपको क्या कहते हैं, वस्तु और सेवाओं के व्यापार जो हुए उससे जो आपको कमी बेसी हुआ वहीं आपका क्या होगा, व्यापार संतुलन, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस इतना ही आप लोग को जानना है, बाकी सब यहाँ पे कुछ जानने की आवश्यकता आपको थी नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार का विभिन्न एजेंसियों का ताजा अनुमान। यहाँ पे देखिए फिर ताजा अनुमान आ गया, वहाँ पे आपको एशियाई विकास बैंक का ताजा अनुमान था, आईएमएफ का ताजा अनुमान था, ये सब को कुछ जानना आपको नहीं है। कुछ एजेंसी के नाम जानिए जो रेटिंग एजेंसी है, किसी देश का रेटिंग प्रदान करते हैं कि इसको इतना रेटिंग है और अधिक रेटिंग है तो उस अर्थव्यवस्था उसका सही है। तो कौन कौन से विश्व लेवल पर आपको रेटिंग एजेंसी है उसको हम जानते हैं। तो एक अमेरिका की है, पूछेगा नहीं इस तरह से किस देश की है, ये पूछता है कि निम्न में से कौन सी रेटिंग एजेंसी है, कि निम्न में से कौन सी रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी हुआ, उस तरह से क्रिसिल रेटिंग एजेंसी हुआ, ठीक है। उसी तरह से आपको मूडीज रेटिंग एजेंसी हुआ, फिच रेटिंग एजेंसी हुआ, ठीक है। ये फिच, मूडीज उसका क्रिसिल और आपको स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, चार जो है आपको रेटिंग एजेंसी है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि चार जो है जो रेटिंग एजेंसी है, ठीक। उस तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है आपके लिए वो है आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के गठन की योजना। मतलब क्या करना है, आयुष जो होता है आयुर्वेदिक वस्तु होता है उसको हमको बेचना है विदेश में ले जाकर, उसके लिए एक समिति परिषद गठन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और आयुष मंत्रालय ने मिलकर इसको गठन किया है। अब वाणिज्य उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल है और उद्योग मंत्री जो है श्रीपद नाइक है। कभी कभी मंत्री के बारे में आपको पूछ लेता है, इतना ही न्यूज यहाँ से आपको कवर करना है कि आयुष निर्यात संवर्धन परिषद का गठन का उद्देश्य क्या है, तो आयुष से संबंधित आयुर्वेद से संबंधित वस्तुओं का निर्यात करना है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से इसके गठन में कौन कौन मंत्रालय सहयोग कर रहा है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इतना याद रखिएगा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय कौन किसके हाथ में है, तो पीयूष गोयल के हाथ में है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आयुष मंत्री कौन है, तो श्रीपद नाइक है। इतना बात आप लोग को याद रखना है। उस तरह से हम आते हैं दोस्त, भारत में एफडीआई अंतरप्रवाह के स्रोत में सिंगापुर के बाद दूसरा स्थान अमेरिका का हुआ, मॉरिशस अब चौथे स्थान पर। ये जो है 6 माही रिपोर्ट है, ये है 6 माही रिपोर्ट है। तो एफडीआई कितना आया, कहाँ से है, इसको अभी जानना नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट आते हैं उसको जानना है, उसी को एग्जाम में हमको लिखना भी है। यहाँ पे जान लेते हैं कि सबसे अधिक किस देश से आ रहा है और किस राज्य में आ रहा है और किस क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे अधिक एफडीआई जो है वो आता है आपको सिंगापुर से, दूसरा जो है अमेरिका से, तीसरा जो है कोमन द्वीप समूह, ठीक है। तो जो है इस तरह से तीनों आप लोग को याद हो गया।
एक जो है सिंगापुर है, दूसरा जो है अमेरिका है, तीसरा है केमैन द्वीप समूह है। ठीक, यहाँ से भारत में एफडीआई सबसे अधिक आती है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। ठीक है, अब एफडीआई जो होते हैं आपको ग्रीन होता है, ब्राउन फील्ड होता है, तो इसको जानना होगा इकोनॉमिक्स मटेरियल से, यहाँ पे सब नहीं बता पाएंगे दोस्तों। ठीक है, इतना आप यहाँ पे जान लीजिए कि ग्रीन जो एफडीआई होगा, ब्राउन एफडीआई जो होगा, तो ग्रीन जो होगा आपको सीधे नया कंपनी खुलेगा, यहाँ से आपका खाली ज़मीन है न, ज़मीन लीज पे होगा, सब कुछ बनाएगा अपना से, तो वो हो गया ग्रीन एफडीआई। और ब्राउन जो आ गया, आपका कोई नया खड़ा हुआ कंपनी है, पुरानी है, उसमें क्या किया 10% 20% इन्वेस्ट करके उसको चालू कर दिया, या कोई कंपनी चल रही है उसमें आपने इन्वेस्ट ला के कर दिया, तो इस प्रकार से ये हो गया ब्राउन। ग्रीन क्या हो गया बता दिए। उसी तरह से एक एफडीआई होता है पोर्टफोलियो एफडीआई होता है। तो पोर्टफोलियो एफडीआई जो होता है वो शेयर बाजार में जो निवेश होते हैं वो पोर्टफोलियो एफडीआई होता है, याद रखिएगा, ये निवेश का तरीका है। तो सबसे अधिक खतरा जो होता है पोर्टफोलियो एफडीआई से होता है, क्योंकि शेयर बाजार कब धराशायी होगा, कभी लोग अपना पैसा लेके भाग जाएगा, कोई ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो ग्रीन और ब्राउन आपको समझ में आ गया। ग्रीन में आपको सबसे अधिक अस्थाई होता है, ग्रीन जो एफडीआई होता है वो सबसे अधिक अस्थाई होता है, क्योंकि कोई जो निवेशक है यहाँ पे आके कंपनी खड़ा किया, सब कुछ अपना से तैयार किया, तो उसको भागने में लेट लगेगा, घाटा लगेगा, जल्दी भागेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अस्थाई हुआ ग्रीन एफडीआई। और सबसे कम अस्थाई जो हुआ, सबसे अधिक मतलब लोशील होता है, जल्दी भाग जाता है, वो हुआ आपको क्या कहता है पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक जो निवेश आते हैं किस देश से आया है वो बता दिए। उसके बाद हम ये जानेंगे कि सबसे अधिक एफडीआई किस क्षेत्र में आया है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर अब सेवा हो गए, पहले सेवा था लेकिन अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रथम स्थान पे आ गया है। ठीक है, और सेवा दूसरे स्थान पर। किस राज्य में एफडीआई सबसे अधिक आया है, तो गुजरात में सबसे अधिक एफडीआई है, उसके बाद कर्नाटक में आया है, तब महाराष्ट्र में आया है। ठीक है दोस्तों, इसमें पीडी में जो भी न्यूज़ था हम खोज के आपको बता देंगे। ठीक है, खोज के हम आपको बता देंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे नहीं छूटेगा अगर इसको करते हैं तो। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, एक मिनट, एक न्यूज़ और छूट गया, वो है आपको विश्व आर्थिक मंच की बैठक इस वर्ष सिंगापुर, वाह ऐतिहासिक काल रहा। क्यों? क्योंकि विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है वो हमेशा दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच का बैठक जो होता है हमेशा दावोस स्विट्जरलैंड में होता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण सिंगापुर में आयोजित हुआ। ठीक है, लिखा हुआ है विश्व आर्थिक मंच की इस वर्ष की सालाना बैठक मई 2021 में सिंगापुर में होगी। फोरम की यह वार्षिक बैठक प्रति वर्ष जनवरी माह में स्विट्जरलैंड के दावोस में होती रही है। ठीक, लेकिन कोविड-19 के काल रहा है, इसीलिए सिंगापुर में आयोजित हुए हैं। अब हमारा लगता है कि आर्थिक जो घटनाक्रम थे इस मतलब वीडियो में यहीं तक रोकते हैं, आगे वीडियो में आगे वाला पार्ट आएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आप लोग को मज़ा आ रहा है कि ऐसे हाँ ऐसे प्रतियोगिता में पढ़ते हैं, तो हमें भी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर अच्छा आपका वीडियो है। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।